हेलो फ्रेंड्स। एसआईआर के बाद अब पूरे भारत में मकानों की सूचीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। बहुत ही जोर से पहला राउंड 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है। ये जनगणना का पहला स्टेप है, तो इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल तैयारी कर लिए। हो सकता है कि जिन लोगों को एसआईआर में काफी परेशानी हुई होगी कागज बनाने में, अगर आप अभी तैयारी कर लेंगे तो आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से 33 प्रश्न है, जो 33 सवाल पूछे जाएंगे उनसे 4-5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी आपको तैयारी करना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरी खुद इसमें जनगणना करने में मेरी ड्यूटी लगेगी, मेरे सारा डाटा मांग लेगा। इसलिए मैं जो भी आपको न्यूज दूंगा, जो भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, सही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जनगणना के बारे में एक भी वीडियो आप मिस ना करें और आपका सारा जनगणना का जो भी डिटेल हो वो आप सही फिल कर सकते हैं। इसलिए चलिए मैं आपको बस शुरू बात करता हूं। मैं बताता हूं सबसे पहले जो जनगणना की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2026 से इसका पहला चरण शुरू होने जा, जिसमें मकानों की सूचीकरण का काम शुरू होगा पूरे भारत में। जितने भी 28 राज्य हैं और चाहे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पूरे भारत में एक साथ 1 अप्रैल से मकानों का सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जी हाँ, उसके बाद अगला जो स्टेप होगा जनगणना करने का, वो होगा 27 फरवरी 2027 तक उसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मैं बात करता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है और इसमें होगा क्या, उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जनगणना आखिर है क्या। लोग पूछते हैं कि इसमें क्या होता है, क्यों होती है। तो देखिए, भारत सरकार की एक नीति है कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। ये 16वीं जनगणना है भारत की, और स्वतंत्र भारत के बाद की 8वीं जनगणना है। पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी, और ये स्वतंत्र भारत की जनगणना 8वीं जनगणना यानी कि 2021 में। पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, और अब ये जो 2021 में होनी थी जनगणना, लेकिन कोरोना कोविड की वजह से मामला लेट हो गया, और अब जाकर ये जनगणना 5 साल लेट होने के बाद 2026 से शुरू होकर 2027 में जनगणना पूरी होगी। तो मैं इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये पहली ऐसी जनगणना है। जितनी भी मेरी जनगणना हुई इससे पहले, उसमें इतना ज्यादा मामला नहीं था, क्योंकि वो अधिकारी आते थे, आपसे 2-4 सवाल पूछते थे कि मकान का मालिक कौन है, ये कौन है, क्या है क्या नहीं है, और अपने वो डिजिटल फॉर्म आपसे भरकर वो लेकर चले। लेकिन ये पहली ऐसी जनगणना होगी स्वतंत्र भारत के बाद, ये डिजिटल जनगणना होगी। हाँ, पहली बार क्या होगी, ये डिजिटल जनगणना होगी। और अभी कल ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो जनगणना के 4 डिजिटल टूल्स है उनको लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डिजिटल लॉन्च किया है। तो इसमें जो पहला है कि ये पहली जनगणना पूरी डिजिटल होगी, और इस जनगणना के साथ साथ में जातिगत गणना भी की जाएगी। जी हाँ, एक एक जातियों का भी गणना की जाएगी। गणना मतलब गिनती की जाएगी। तो पहला राउंड है आपका मकानों का सूचीकरण। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना यह है कि जनगणना अधिकारी आपके घर पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ में अधिकारी कोई ऊपर से नहीं आएगा कि बहुत आप परेशान हो जाए, पैनिक हो जाए और घबरा जाएं, बल्कि जो भी सही सही जानकारी है आप उनको नोट कराएंगे। वो आपके साथ में, अपने साथ में तो टैबलेट होगा या उनका अपना मोबाइल होगा, वो सीधे आपको डिटेल सारी जानकारी टैबलेट पर अपलोड कर देंगे, डिजिटल होगी। आपसे कोई वो फोटोकॉपी वगैरह आपसे नहीं ली जाएगी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, लेकिन आपसे कोई उसकी फोटोकॉपी जीरोक्स नहीं ली जाएगी कि आप मुझे फोटोकॉपी, जिससे एसआईआर में आपने काफी फोटोकॉपी करा करके आप काफी लोग परेशान हुए डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। तो इस तरीके से इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। तो पहली पुस्तक में आप ये जानिए जनगणना होती क्यों है, क्योंकि 10 साल के बाद गवर्नमेंट का एक डाटा होता है कि पिछले 2011 की जनगणना में हमारे पूरे भारत में कितनी जनसंख्या हुई। तो पूरे भारत में आपको पता है 121 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन जनसंख्या थी। तो हमारे इस वक्त कितनी जनसंख्या है इसका पूरा अंदाजा लगेगा, और कितने महिला है, कितने पुरुष हैं, कितने 1000 महिला पर 1000 पुरुष पर कितनी महिला है, या साक्षरता दर कौन, जिसे पिछले रिकॉर्ड में था कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा केरल था, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य हमारा बिहार था। तो इस तरीके से पूरा एक एक डाटा उससे निकल कर आता है, जिससे हमें भारत सरकार को नई नीति बनाने में आसानी हो जाती है। हाँ, तो जो जनगणना अधिकारी आएंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर के मकान संख्या कौन सा है।
जी हाँ, मकान नंबर आपको अलॉट होना चाहिए। अगर आपका अपने जमीनी आपने रजिस्ट्री कराई है तो वो कागज आपके पास होने चाहिए। अगर आपका पुश्तैनी है तो पुश्तैनी बताना होगा कि मेरा मकान पुश्तैनी है। अगर आपने नए मकान में शिफ्ट हुए हैं अपने, तो आपको मकान नंबर नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम की जो अलॉट होगा वो आपका मकान नंबर पड़ेगा। उसके बाद आप पूछा जाएगा कि आपसे कि आपके घर का मुखिया कौन है। मुखिया का नाम लिखा जाए, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, मजदूरी करे, जो भी जिस तरीके के उनका व्यवसाय है वो लिखा सही सही लिखाना है। गलत बताएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है कि आप फ्रॉड में जा सकते हैं। इसलिए आपको जो भी जानकारी देनी बिल्कुल आप सही जानकारी देंगे। तो मुखिया का आधार कार्ड होगा और उनका पैन कार्ड होगा। और तीसरे नंबर पे आता है आपका घर की रजिस्ट्री के कार्ड या आपके रजिस्ट्री घर के कागजात जो भी होंगे उस तरीके से। ये 3-4 कागज सबसे अहम है। जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे उनमें सबसे अहम सवालात आपका ये है कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो कौन सा एपीएल है या बीपीएल है, कि गरीबी रेखा से नीचे वाला है या गरीबी रेखा से ऊपर वाला है। तमाम हमारे ऐसे लोग हैं जिनके करोड़पति है और गवर्नमेंट सर्विस भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी राशन कार्ड है और भारत के टैक्स का पैसा से वो राशन कार्ड राशन उठा रहे हैं। तो कहने का मकसद है उनको इस तरीके से आइडिया होगा कि कितने लोग वाकई में इसके पात्र हैं। दूसरा जो मकान का मैंने वही बताया, मकान लिस्टिंग जो होगी, हाउस लिस्टिंग होगी, यानी कि मकान का सूचीकरण, तो इसमें ये भी आपका डिटेल निकल कर आएगा कि इसमें आपका ये जो मकान है आपका अपना मकान है, रजिस्ट्री किया हुआ है, पुश्तैनी या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये मकान मिला है या अलॉट हुआ है। गांव में होंगे तो प्रधानमंत्री जो भी गांव मकान मिला वो वाला है मकान की आपका पुश्तैनी। इस तरीके से आपके डिटेल जानकारी करा है कि कितने लोगों को ये लाभार्थी परिवार है हमारे, कितने जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास मिला है। फिर उसके बाद आता है कि आपके मकान में कितने लोग रहते हैं। जी हाँ, आपके परिवार मुखिया हो गया, उसको मिलाकर कितने लोग मकान में रहते हैं उसकी पूरी संख्या होगी। और आपका मकान सिंगल माले का है, 2 माले का है, 3 जितने भी मंजिल का वो मकान आपको लिखवाना होगा। कितने कमरे हैं ये आपको बताने होंगे। आप जो है आपके घर में लाइट है या नहीं है। तमाम हमारे गांव में, आप शहर में सभी के घर में है, लेकिन तमाम हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। तो कहने का मतलब गरीबी रेखा से वाकई में नीचे हैं। तो ऐसे लोगों के आपके घर में लाइट है, एसी भी है, लेकिन फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं कि मेरे घर में सिर्फ लाइट है, एसी वगैरह कुछ नहीं, या मेरे घर में अगर कार है तो कार भी नहीं बता रहे, क्योंकि आपका आधार ऑलरेडी कार से लिंक है, बाइक से लिंक है। आप झूठ बोलकर नहीं जा सकते हैं। ये वो पहली वाली जनगणना मैंने अभी बताया ना, ये पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही, तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास एक भी जमीन नहीं है, क्योंकि सारी जमीन आपको आप किसान जो है सम्मान निधि भी उठा रहे हैं। तो आप अपनी जमीन को ऑलरेडी सरकार के पास सम्मान निधि उठा रहे, तो आपकी पूरी जानकारी सरकार के पास है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, और शौचालय है तो कौन सा है। यानी कि प्रधानमंत्री के गांव में जो शौचालय बने वो वाला शौचालय है कि आपका पक्का शौचालय है, कि कौन सा शौचालय, कि अभी भी आप खुले में जाते हैं। गांव में अधिकतर जनसंख्या अभी भी खुले में जाती है, तो इस तरीके से उनका शौचालय का डिटेल जानकारी आएगी। और आप के जानकारी जैसे आता है कि आपके घर में गैस चूल्हा है या नहीं। गैस चूल्हा है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना वाला गैस चूल्हा है कि आपने अपना उज्ज्वल। तो कहने का मकसद है कि आप इसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि डीबीटी के जरिए आपको सारे बेनिफिट मिले, चाहे और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हो, चाहे आपका जो है शौचालय हो उसका पैसा ऑनलाइन आपका आया, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना उसका भी पैसा आपको ऑनलाइन मिला है, चाहे किसान सम्मान निधि हो चाहे उसका भी पैसा, सब ऑनलाइन आपको सब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कस्टमर के खाते में पैसा गया है। तो इस वजह से आप किसी भी बात को छुपा नहीं, इसमें सारी जानकारी आपको सही सही देनी है। तो मैंने बताया कि इसमें इस जनगणना के साथ साथ में क्या होगा, जातिगत जनगणना भी होगी, यानी कि आप किस जाति के रहने हो, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, जनरल है, किस कैटेगरी के हैं, इसकी भी गणना भी पहली बार ऐसी जनगणना होने जा रही है। यहाँ ये डिजिटल जनगणना है, इस बार आप बिल्कुल हेरफेर नहीं कर पाएंगे। कि पहले जो अधिकारी आते थे, आपने बताया कि मेरे घर में 4 लोग हैं, 2 कमरे हैं, और आपने बता दिया बात खत्म हो गई, मेरे घर में कार नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने कार ली है तो वो आपके आधार से लिंक है, आरसी आपके आधार से लिंक है। अगर आपकी बाइक ली है आप छुपा नहीं पाएंगे। तो मेरे आप लोगों को सभी को मशवरा है, एडवाइस है कि आप बिल्कुल सही सही जानकारी दें, आपसे कोई चीज छीनी नहीं जाएगी।
बल्कि ये भारत का डाटा है कि हमारे भारत में इतने लोग संपन्न हैं और हमारे भारत के इतने लोग अभी भी गरीब परिवार में रहते हैं। हमारे भारत के लोगों के पास इतने लोग अभी भी मकान से वंचित हैं। हमारे भारत में ऐसे इतने लोग हैं अभी भी लाइट से वंचित हैं। तो उनके लिए कोई स्कीम गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि ये डाटा जब जाएगा तभी तो अगले आने वाले वर्षों के लिए नई नीतियां तैयार की जाती है हमारे भारत सरकार की तरफ से। तो कहने का मकसद है कि आप कोई भी जानकारी गलत ना भरें। इसके साथ में मैंने एक बात सबसे अहम जो बतानी है वो ये है कि जिस तरीके से एसआईआर में आप सेल्फ अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते थे या बीएलओ को फॉर्म भरकर जमा करते थे, लेकिन वो आप खुद भी ऑनलाइन फॉर्म एसआईआर वाला भर सकते थे, उसी तरीके से इसमें भी सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म रखा गया है। यानी पहला जो राउंड होगा मकान के सूचीकरण का, आप ऑनलाइन अपने मकान के बारे में जितने भी उसमें क्वेश्चन होंगे, मैंडेटरी क्वेश्चन जो आवश्यक क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको फिल करना रहेगा। ठीक है, तो वो सारे आपके जो भी आप फिल करेंगे, वो जो जनगणना अधिकारी आपके होंगे, आपके गांव के, आपके शहर के, जो आपके नॉमिनेट किए जाएंगे, तो उनके पास पहुंचागा उनके ऐप में। तो ये जो एचओएलओ ऐप जो लॉन्च किया गया है, तो उसमें ये पहुंच जाएगा, फिर वो उसको वेरीफाई कर देंगे। कहने का मकसद ये है कि आप चाहेंगे तो अपना खुद का गणना खुद से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जब खुद से गणना करेंगे तो उसमें भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप अपनी जानकारी बिल्कुल सही देंगे, जिससे भारत को आने वाले जानकारी में नई जानकारी। और अगर आप फ्रॉड करेंगे तो आप जानते हैं कि ये डिजिटल जनगणना होने जा रही है और सब कुछ ऑनलाइन है, आप फ्रॉड में फंस सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जितने भी जो अधिकारी जनगणना अधिकारी आए, आप उनसे बिल्कुल सही सही सवालों के जवाब दें और कॉमन से क्वेश्चन। हाँ, आपका जो डिटेल होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्री, यही सवाल। हाँ, अब ये मैं बता रहा हूँ कि अभी क्योंकि अभी हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है, अप्रैल से लगना है, इसी मार्च के लास्ट वीक में ट्रेनिंग होनी है, उसमें सारी डिटेल आएगी, कौन सा ऐप मिलेगा, ऐप में कौन कौन से क्वेश्चन, इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा पूरी डिटेल में आपको और अधिक जान। लेकिन उससे पहले आप जनगणना